हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वर्ल्ड के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें आपको हमने बताया था कि आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या किस प्रकार गेट का स्थापना हुआ और किस प्रकार गेट कन्वर्ट हुई डब्ल्यूटीओ में। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप भी जान रहे हो कि अभी मेंस भी होने वाला है और पीटी भी होने वाला है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको ये समझना चाहिए कि आपको वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिक्स आपको जरूर आने चाहिए। क्यों आपको जरूरी ये है? क्योंकि ये करंट अफेयर में भी आपको काम देंगे। अगर इसके बेसिक्स आपके पास क्लियर रहेंगे तो आप करंट अफेयर के न्यूज को अच्छी तरह से समझ पाओगे। दूसरा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए आते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था बिम्स्टेक और इंडिया के रिलेशनशिप पर, या वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है। मान लो जैसे अभी करंट सिनारियो आपका बन रहा है कि चाइना के साथ लगातार न्यूज, चाइना हमारे न्यूज में आ रही है, तो चाइना के साथ इंडिया के संबंधों पर क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन बनता है तो मन में आपके भी सवाल आना चाहिए कि जब हमारा सीमा पर विवाद चल रहा है, जब पूरे देश में एक तरीके से एक मुहिम चल रही है कि चाइनीज ऐप को बंद करो या चाइनीज प्रोडक्ट को बंद करो, जैसा भारत सरकार ने डिसीजन भी लिया कि 59 चाइनीज ऐप को बंद किया, तो सवाल उठता है कि क्यों नहीं भारत सरकार पूरी तरह से ट्रेड को बंद कर देती है। या मान लो कि भारत पाकिस्तान के संबंधों पर बात करें, तो हम लोग जान रहे हैं जिस तरह से बताया जाता है कि आतंकवाद को फैलाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है भारत में, तो क्यों नहीं हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड को बंद कर देते हैं, या क्यों नहीं चाइना के ट्रेडिंग को हम लोग अपने यहाँ बंद कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लिंकेज है। लिंकेज कहाँ से उठता है, उसका जो बेसिक है आज हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ को। डब्ल्यूटीओ मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो संबंध आपका जो स्थापना हुआ था वो 1995 में हुआ था, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी इसको पढ़े थे। और ये गेट के नाम से पहले स्थापना हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी था, टैरिफ था। तो उसको कन्वर्ट किया गया डब्ल्यूटीओ में। क्यों कन्वर्ट किया गया? क्योंकि गेट में काफी समस्याएं थी और गेट और डब्ल्यूटीओ काफी हद तक अलग हैं। ये आपको क्वेश्चन भी बनता है मेंस में कि किस प्रकार, कभी कभी पूछ भी देता है पीसीएस वाले, स्टेट पीसीएस में, कि गेट और आपके डब्ल्यूटीओ में क्या डिफरेंसेज है। तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंसेज है और क्यों, किस प्रकार से डब्ल्यूटीओ गेट से अलग है। अलग है जैसा समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे कि डब्ल्यूटीओ का स्थापना जो हम लोग बेसिक जान लें 1995 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है और अफगानिस्तान इसका 164वां मेंबर है, यानी कि टोटल 164 मेंबर्स हैं। जो लेटेस्ट है, जो लास्ट आपका मेंबरशिप अटेंड किया गया है, वो किया गया है अफगानिस्तान के साथ। डब्ल्यूटीओ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है पूरे वर्ल्ड में फ्री ट्रेड को लाना। फ्री ट्रेड मींस क्या हुआ ये समझो। जिस प्रकार, जैसे मान लो कि भारत अपना एक देश है, तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो राज्यों से जो सामान या व्यापार होता है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे जो जाता आता है हमारा सामान, तो उसको जाने और आने में जिस प्रकार से कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। मान लो बिहार से सामान बना, वो चला गया यूपी, या महाराष्ट्र से सामान बन रहा है वो जा रहा है गुजरात, या गुजरात का सामान जा रहा है हरियाणा, तो कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। इसी प्रकार की परिकल्पना डब्ल्यूटीओ करती है कि पूरे विश्व में जो ट्रेड हो वो फ्री हो, कहीं पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो, तो उसे पूरे विश्व में फ्री ट्रेड को स्थापित करना, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके 3 बेसिक, जो कह सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक तो है एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, दूसरा है टैरिफ बाइंडिंग, और तीसरा है नेशनल ट्रीटमेंट। एक का टर्म को हम लोग समझेंगे यहां पर कोई याद नहीं करना है, कुछ दिमाग में मत रखो कि हमको ये चीज लिखना है, ये याद करना, याद नहीं करना है, इसे समझना है। और इस तरह से समझो कि आपको ये हमेशा याद रहे। एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा डब्ल्यूटीओ के द्वारा दिया जाता है। तो सिंपली समझो किसे दिया जाता है, जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर होंगे वो मोस्ट फेवर्ड नेशन कहलाएंगे। मींस क्या है कि ये वो आपके अति प्रिय देश हैं, जिसमें जैसे मान लो कि भारत का रसिया के साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो भारत जिस प्रकार से रसिया के साथ ट्रेड कर रहा है, चूंकि उसका अच्छा संबंध है, वही ट्रीटमेंट उसे अन्य देशों के साथ भी करना पड़ेगा। यही है एमएफएन का सिद्धांत कि अगर आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं तो वो सभी जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन हैं, और उनमें एक फेवर करना है उन्हें, अपने सभी जितने उसके संगठन में और भी देश हैं उनसे फेवर करना है ट्रेड में। यानी कि एमएफएन का, यहां पर पीटी का क्वेश्चन बनता है कि एमएफएन का दर्जा
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, WTO रहेगा, वर्ल्ड बैंक रहेगा, IMF रहेगा। तो एक क्वेश्चन तो पीटी का यहां पर सीधा सीधी बनता है कि MFN का दर्जा कौन देता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रदान करती है। जैसा कि लास्ट हम लोग करंट की बात करें तो पाकिस्तान को MFN का दर्जा हटा दिया गया था, WTO के द्वारा पाकिस्तान को MFN का दर्जा हटा दिया गया। तो एक न्यूज यहां से आपका ये भी बनता है। तो MFN को लेके आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि MFN का जो दर्जा है या MFN की जो क्राइटेरिया है ये WTO फुलफिल करके अपने सभी मेंबर्स को ये दर्जा देती है। दूसरा काम जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल्स में टैरिफ बैंडिंग, जिस प्रकार हमने गेट में भी पढ़ा था कि गेट बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि टैरिफ बैंडिंग था, कि टैरिफ को क्लियर करो, टैरिफ कम से कम रहना चाहिए। तो वो प्रिंसिपल यहां भी काम कर रहा है WTO में भी कि टैरिफ बैंडिंग जैसा आपको बताया था आपके लास्ट क्लास में। टैरिफ मीन्स क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। कि मान लो कि कोई एक देश से सामान दूसरे देश में जाता है तो उस पर जो सीमा शुल्क देश लगाता है, मान लो कि ए कंट्री है और बी कंट्री है, ए से सामान बी पर गया तो बी जो सीमा शुल्क लगाई, दैट सीमा शुल्क को कहा जाता है, कस्टम ड्यूटी को कहा जाता है टैरिफ। कि टैरिफ आपको फिक्स रखना है, या कहो कि आप जो अपना टैरिफ, जो अपना कस्टम ड्यूटी डिसाइड करोगे उसे आपको बताना पड़ेगा। जब आप मेंबरशिप लोगे WTO का तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका टैरिफ रेट क्या रहेगा और मैक्सिमम टैरिफ रेट आप क्या ले सकते हो, इसे कम से कम कितना कर सकते हो। तो टैरिफ बाइंडिंग सेकेंड इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है। थर्ड जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट सा है, नेशनल ट्रीटमेंट। ये ध्यान देना आपको, जो आपके सवाल है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को क्यों नहीं बंद कर देते हैं, आपको जवाब मिलेगा यहीं पर कि नेशनल ट्रीटमेंट। WTO के अगर आप मेंबर हैं तो आपको नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। किस चीज को? जो भी बाहर से, विदेश से सामान आपके यहां आ रहा है व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, उस सामान के साथ आपको मींस आपकी सरकार को कोई सौतेला व्यवहार नहीं करना है। मींस जैसे मान लो कि हमारे देश में भी जूते बन रहे हैं और हम अमेरिका से भी जूते मंगा रहे हैं, तो हमारी सरकार ये कभी नहीं कह सकती है कि अगर आप विदेशी जूते खरीदोगे तो आप पर हम टैक्स लगा देंगे, या वो सरकार कभी इस चीज को अपोज नहीं कर सकती है मार्केट में कि आप दूसरे देश के सामान को यूज ना करो। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो WTO की मेंबर है और WTO की मेंबर होने के कारण आप इस रूल से बंधे हुए हैं। जैसे ही कोई गवर्नमेंट इसका अपोज करेगी तो वो देश चला जाएगा WTO में और WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में जाके वो वहां पे केस फाइल कर देगा। क्योंकि आप WTO के मेंबर हैं तो आपको WTO के एग्रीमेंट के अनुसार उसके टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ेगा। और टर्म्स एंड कंडीशन कहता है कि आपको विदेशी सामान के साथ भी वही व्यवहार रखना है जो आप अपने देश में प्रोड्यूस किए गए सामानों के साथ रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको WTO में केस फाइल करके आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो यही कारण है कि अगर हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को हम लोग बोल रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को यूज मत करो, तो ये आप बोल सकते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट इसे नहीं बोल सकती है। क्यों नहीं बोल सकती है? क्योंकि भारत जो है WTO का फाउंडिंग मेंबर में से एक है, भारत उसका मेंबर है WTO का, इसलिए उसे हर सामान को नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यानी आप विदेशी सामान के साथ कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 इसके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पर WTO काम करती है। और 3 बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है उस पर काम क्या करना है? उसे काम करना है फ्री ट्रेड को लाना है, पूरे विश्व में ट्रेडिंग जो हो वो फ्री हो। तो ये थे हमारे इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब आगे देखते हैं कि WTO किस प्रकार अलग रहा गेट से। जिस प्रकार गेट का तो मेन मोटो था वो था टैरिफ। गेट का मेन मोटो था टैरिफ को कम से कम रखो। क्यों कम से कम रखो? क्योंकि विकसित देशों के पास, जो डेवलप्ड कंट्रियां थी, उनके पास जो सामान था उसे बेचने के लिए मार्केट चाहिए। अब मार्केट कहां मिलेगा? या तो अनडेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री में वो अपना सामान बेचना चाहते थे। अब बेचने के लिए उन्हें
वहां पर कम से कम कस्टम ड्यूटी अदा करना पड़े, तब तो उनका सामान बिकेगा। मान लो कि कोई सामान कोई मार्केट में, मान लो कि कोई कंपनी है यूएसए की, वो 500 रुपए में जूते लाती है और भारत सरकार क्या कहे कि नहीं, हम इस पर 200% का कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। अब 200% का कस्टम ड्यूटी लग गया तो उस प्रोडक्ट जिसका मार्केट प्राइस 500 था, वो हमारे देश में जब इन करेगा, अब उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 1500 रुपया। तो कंपनियों को घाटा होगा कि हम 500 में सामान बना के बेचना चाह रहे हैं, बट इतना ज्यादा कस्टम ड्यूटी लग गया कि अब वो सामान 1500 में बिक रहा है। तो कस्टम ड्यूटी के कारण ही गेट का गठन हुआ था कि किसी प्रकार से कस्टम ड्यूटी को कम से कम रखा जाए विकासशील और अब अविकसित देशों में, ताकि उन्हें मार्केट मिल सके। इसी सब को दूर करने के लिए, इस कमियों को दूर करने के लिए WTO का गठन हुआ। WTO में इंपॉर्टेंट क्या रहा कि WTO का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रहा कि AOA मींस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। याद करो कि गेट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं था, गेट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं था, वहां ट्रेड मतलब ही था मैन्युफैक्चर्ड गुड। जो मैन्युफैक्चर होके निकल रहा है गुड्स, वही ट्रेड हो सकता है। बट गेट से ये अलग इसलिए भी है कि यहां पर एग्रीकल्चर पर बात होती है, एग्रीकल्चरल गुड पर, एग्रीकल्चर के गुड पर हम लोग उसका भी ट्रेड करते हैं। दूसरा था गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहा कि इसमें हम लोग सर्विसेज को भी ट्रेड में लाए। जिस प्रकार गेट में सर्विसेज का कोई रोल नहीं था, यहां पर सर्विसेज भी रोल में आया। तो एक एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड इन सर्विसेज। दूसरा है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या है? ये अब बताता है आपको कि अगर कोई कंपनी अपना कोई सामान बेचती है तो उस पर उसका कॉपीराइट होगा, उसका कोई कॉपी नहीं कर सकता है, उसके नाम का, उसके ब्रांड का या उसके प्रोडक्ट के शेप एंड साइज जो भी उसका अपना हो, जो हम लोग कहते हैं कॉपीराइट होना चाहिए। तो ये देखती है ट्रिप्स जो है, इसकी जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट देखता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आपका कॉपीराइट पर वो काम करती है। दूसरा है TPRM, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ध्यान देना इसको कि ट्रेड के पॉलिसी को लगातार रिव्यू करते रहने के लिए भी उनके पास एक एग्रीमेंट है, एक मैकेनिज्म है। जिस प्रकार गेट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, गेट में था कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन था उनका केवल था टैरिफ पर, उसके अलावा उसमें जो कमियां हो रही हैं या जो उसके ड्रॉबैक्स हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। बट यहां पर ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया। जो और इंपॉर्टेंट रहा वो रहा DSM, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अगर दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसा अभी हमने बताया कि मान लो कि इंडिया गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि चाइनीज प्रोडक्ट का यूज मत करें आप, तो चाइना तुरंत चली जाएगी WTO के DSM में, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में, और वहां जाके वो केस फाइल कर देगी। तो ये मैकेनिज्म यहां बनाया गया जो गेट में उपलब्ध नहीं था। गेट में दो देशों के बीच के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कोई मैकेनिज्म उपलब्ध नहीं था। फिर जो करंट में आपके पास 3 और एग्रीमेंट किए गए, जो ये तीनों आपके करंट में आएंगे। ATC एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड कॉटन, टेक्सटाइल एंड कॉटन को भी WTO में शामिल किया गया। नॉन एग्रो मार्केट बनाया गया, नामा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो हमारे ट्रेड में शामिल होंगे ही होंगे, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी ट्रेड में शामिल होंगे। फिर ट्रिम्स आया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स मींस क्या हुआ कि मान लो कि कोई देश किसी देश में जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या उसे अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। जैसे एग्जांपल में समझा रहे हैं आपको कि हाल में जब आपके सरकार आई थी तो मेड इन इंडिया नाम का एक योजना आया, मेड इन इंडिया के नाम की योजना आई, और साथ में भारत सरकार को उस मेड इन इंडिया के अंदर ये कंडीशन रखा गया था कि अगर कोई देश बाहर से, कोई विदेश से कोई कंपनी आती है भारत में और भारत के जमीन पर वो अपनी फैक्ट्री लगाती है, तो वहां पे बाइंड किया गया था कि आपको भारत के ही लेबर्स या भारत के ही जो पीपल होंगे, भारतीय जो होंगे, उन्हीं को काम पर रखना पड़ेगा। ये एक कंडीशन था मेड इन इंडिया में। तो जब मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का
टेंडर हुआ या दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो भारत को पैसे की आवश्यकता हुई, तो वो डब्ल्यूटीओ गई। डब्ल्यूटीओ में जाकर वो ये वर्ल्ड बैंक गई, वर्ल्ड बैंक जाके वहां से लोन के लिए अप्लाई की। तो लोन के लिए अप्लाई की तो यूएसए की कंपनी जो थी वो मेट्रो में काम करना चाहती थी, बट मेड इन इंडिया के तहत जो कंडीशंस थे उस कंडीशंस के साथ वो काम करना नहीं चाहती थी। तो वो डब्ल्यूटीओ के इस एग्रीमेंट, इसी के तहत वो डीएसए में चली गई कि हमें, चूंकि आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं तो आप हमें इन्वेस्टमेंट के साथ कंडीशन नहीं दे सकते हैं। ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स में लिखा हुआ है। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है आपके यहां तो वो उसे आप फ्री छोड़ेंगे अपने कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। लास्टली मेक इन इंडिया से उस टर्म को हटाया गया, तब जाकर उसका लोन पास हुआ और फाइनली इस पर कंपनियां काम की। तो ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स देखता है कि अगर आपको ट्रेड को लेकर कोई प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहां पर बात कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर ये सब होगा, रूल्स इतने कड़े रहेंगे, और मान लो कि किसी के ट्रेड या किसी देश में किसी दूसरे देश के साथ, मतलब ये ट्रेड के कारण कुछ अनफेयर मीन्स हो जाए, जैसे मान लो कि कोई सामान कोई बेच रहा है, जैसे अभी हाल में हुआ था मैगी को लेके कि कुछ दिनों तक मैगी को बैन किया गया था। तो मान लो कि ऐसा होता है हेल्थ मेजर को लेके या इन्वायरमेंट मेजर्स को लेके कि कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट, विदेश का कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, तो वैसे केस में आप उसे रोक नहीं सकते क्योंकि डब्ल्यूटीओ के कंडीशंस है। तो कैसे उसको रोका जाए, वैसे कंडीशन में दो उसके पास ऑप्शन होते हैं। एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, और दूसरा है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। दो प्रकार की ड्यूटी का प्रावधान डब्ल्यूटीओ में किया गया है। समझते हैं पहले इसको, है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। मान लो कि कोई एक ऐसा, जैसे कि मान लो कि इंडिया और चाइना को ही लेके समझे कि मान लो कि इंडिया और चाइना में, चाइना कोई प्रोडक्ट है जो इंडिया में बेचना चाहता है 50 रुपया में, समझे कि चाइना जो है 50 रुपया में कोई एक प्रोडक्ट इंडिया में बेचना चाहता है, और इंडिया को पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है वो चाइना में 100 रुपया है, यानी चाइना उसी प्रोडक्ट को अपने देश में 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन जब भारत लेके आ रहा है उस प्रोडक्ट को तो उसको 50 में ही बेच रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपके देश के लिए वो डेंजरस हो रहा है। क्यों डेंजरस हो रहा है कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस ही 100 रुपया है उसको फिर भी ये 50 में बेचना चाह रहा है। तो इसको कहा जाता है डंपिंग, कि वो सामान को डंप कर रहा है वहां पर। तो वैसे कंडीशन में डब्ल्यूटीओ आपको पावर देती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती आपके इकोनॉमी को खराब करने के लिए या आपके मार्केट को खराब करने के लिए, आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मार्केट को बर्बाद करने के लिए इस प्रकार के काम को कर रही है, इन दैट केस अब इंडिया के पास पावर है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए। मतलब क्या हुआ कि टैरिफ जो लग रहा था, जो कस्टम ड्यूटी लग रहा था, वो तो लगेगा, जो लगना है वो तो फिक्स है हमारा, हमने डब्ल्यूटीओ में साइन किया है तो वो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम अब उस पर एक्स्ट्रा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। मतलब क्या हुआ कि जो कस्टम ड्यूटी लगा उसके अलावा उस पर हम 100%, 200%, 500% का एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दिए। अब वो जब सामान, मान लो कि 50 रुपए का सामान था, उस पर हम 200% का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिए, अब जब वो मार्केट में उतरेगा तो उसका दाम हो जाएगा 150 रुपया। तो ये ऐसा किया जा सकता है। तो आपको ये जानना चाहिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। वैसे ही काउंटरवेलिंग ड्यूटी है कि मान लो कि हेल्थ को देखते हुए या इन्वायरमेंट को देखते हुए या कोई भी ऐसा कारण आपको बताना, जैसे भी मोबाइल ऐप को बंद किया गया तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से आप इसको बंद किए। तो हमने वहां पर कारण बताया अपना सुरक्षा को लेके कि हमारे सुरक्षा को देखते हुए सिक्योरिटी रीजन से हम इन ऐपों को बंद कर रहे हैं, ये ऐप हमारे यहां जासूसी कर रहे हैं या ये ऐप हमारे डेटा को चुरा रहे हैं। तो ऐसा कोई कारण बताकर आप उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगा सकते हो और आप या तो उसको बैन भी कर सकते हो। जिस प्रकार एग्जांपल में अभी 59 ऐप है, या कहो कि जिस प्रकार से मैगी बैन हुआ था हेल्थ रीजन के कारण, जो मोबाइल ऐप बैन हुआ है वो सिक्योरिटी रीजन के कारण बैन किया गया। तो रीजन्स अगर आपके पास हैं तो रीजन्स के साथ आप उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगा सकते हो और उसे आप बैन भी
कर सकते हो, बशर्ते आपके पास एक सटीक कारण होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होता है? WTO की ये सबसे पावरफुल सोचने वाली यानी थिंकिंग टैंक है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि गेट में और WTO में ये बहुत बड़ा अंतर रहा। गेट में कॉन्फ्रेंस जो होता था वो कॉन्फ्रेंस होने का कोई टाइम लिमिट नहीं था, यानी गेट में मीटिंग जो होना होता था, जो उनका एनुअल मीटिंग कहते थे हम लोग, तो वो एनुअल मीटिंग होने का कोई कानून कोई रूल नहीं था, वो कभी भी हो सकता था। वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 8 साल में हो, 10 साल में हो, तो वो कहीं पर बंधा हुआ नहीं था। जबकि WTO में ये फिक्स कर दिया गया कि जो इसकी मिनिस्ट्रियल मीटिंग कॉन्फ्रेंस कहलाती थी वो 2 साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए, यानी हर 2 साल में कम से कम एक बार WTO के मेंबर्स की एक मीटिंग होती है, जिसमें WTO के द्वारा किए गए कार्यों की रिव्यू की जाती है, साथ ही जो भी उसके ड्रॉबैक्स मिलते हैं उसे दूर करना, यानी ये उनका एक तरीके से एक थिंकिंग टैंक है जो हर 2 साल में एक बार होना होता है। अभी तक कहोगे तो 11 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। 2020 में ही इसका 12वां कॉन्फ्रेंस होना हुआ था, जो अभी तक नहीं हुआ है, जो कजाकिस्तान में होना प्रपोज्ड था। रसिया को लेके बात करें तो रसिया और WTO में संबंध, रसिया और WTO, रसिया कभी इसके साथ नहीं रहा, चाहे IMF रहे, चाहे आपके WTO रहे, चाहे वर्ल्ड बैंक रहे, रसिया हमेशा इससे अलग रहा। क्यों अलग रहा वो तो जब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस तो हम लोग देखेंगे कि क्यों अलग रहा। बट रसिया और WTO फाइनली जब मिले, रसिया जो इस पे शामिल हुआ वो था हमारा 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो जेनेवा में 2011 में हुआ था। उसके बाद ही रसिया फाइनली WTO में शामिल हुई, जो बहुत बड़ा एक कह सकते हो एक घटना है वर्ल्ड के सिनारियों में कि रसिया का WTO में शामिल होना। तो ये थे WTO के बेसिक्स जिसको आपको जानना चाहिए था करंट अफेयर में। आपको अब इससे रिलेटेड जो न्यूज मिलेगा वो पढ़ के आपको समझ में आएगा कि क्या होता है WTO और WTO किस प्रकार काम करती है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। अब सवाल उठता है सबसे पहला कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों बना। क्वेश्चन ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्यों बना, जबकि हमारे पास 2 बैंकें वर्ल्ड में पहले से ही काम कर रही थी, एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट IMF। जब IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मौजूद है तो ADB क्यों आई? तो ADB UNO के द्वारा ही लाया गया था। याद रखना हमेशा कि ADB का गठन UNO के द्वारा ही किया गया था। UNO की इकोनॉमिक जो कमिटी थी, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में ECAFE, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट, एक ECAFE के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया था कि एशिया और फार ईस्ट यानी कहो कि पैसिफिक रीजन में, एशिया और पैसिफिक रीजन में डेवलपमेंट को करने के लिए एक बैंक की जरूरत है। क्योंकि उस समय जिस समय ये बना था उस समय एशिया, चाहे भारत लो, चाहे बांग्लादेश लो या चाइना को ही लो, तो ये सारे अनडेवलप्ड कंट्री थी या कहो डेवलपिंग कंट्री थी। तो इनके विकास में स्पीड आए, तो इसके लिए इकोनॉमिक कमीशन ऑफ UNO ने एक प्रपोजल दिया एक बैंक की स्थापना करने के लिए जो एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए ही स्पेशली काम करे। तो जिसका स्लोगन भी था कि फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, यानी कि हम गरीबी से लड़ने के लिए एशिया और पैसिफिक प्रशांत महासागर क्षेत्र में गरीबी से लड़ने के लिए एक बैंक की स्थापना कर रहे हैं, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था 1966 में किया गया था और 1 जनवरी 1967 यानी 61 से ये काम करना शुरू की। जिस समय ये काम करना शुरू की उस समय इसके पास टोटल 31 मेंबर्स थे। इंपॉर्टेंस देखना यहाँ पर कुछ है, ये समझने की चीज है कि UNO के द्वारा ही प्रपोज था। ध्यान देना इस बात पर हमेशा। जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पे हो क्या रहा है। ध्यान से समझना कि जब स्टार्ट हुआ तो 31 मेंबर्स थे
और इसके मेंबर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं था, यानी इसके मेंबर ऐसा नहीं कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो केवल एशिया के ही इसके मेंबर होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसके मेंबर कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी देश, जो भी देश यूएनओ का मेंबर है या यूएनओ के किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, यूएनओ के किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी देश, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बन सकता है। यानी कि ये नाम आया एशियन डेवलपमेंट बैंक का, बट इसमें कहीं पर बंदिश नहीं था, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं था कि और दूसरे देश के लोग इसके मेंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसको और क्लियर समझो, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं जनरली एशिया के, या जनरली कहो, अगर खुल के कहो तो वो एशिया भी नहीं, वो जापान के होते हैं। और इसके 3 वाइस चेयरमैन होते हैं, एक होंगे अमेरिका से, यूएसए से, दूसरे होंगे यूरोपियन कंट्री से, ईयू के, और तीसरे होंगे एशिया के। तो जब एशियन डेवलपमेंट बैंक बना रहे हैं तो इसमें यूएसए का वाइस चेयरमैन या यूरोपियन यूनियन का वाइस चेयरमैन क्यों आएगा? ये इसीलिए आया था, और जापान के लोगों को ही इसका चेयरमैन बनाया था। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से समझेंगे हम लोग, जब वर्ल्ड की राजनीति समझेंगे, जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे पूरी तरह से, तो समझ में आएगा आपको और अच्छे से कि ये कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा डोमिनेट किया जाने वाला एक और संगठन तैयार हुआ। जिस प्रकार आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है कि यूएसए के डोमिनेशन में काम कर रही है, उसी प्रकार से ये यूएसए के अंदर ही रहे। नाम इसका चूंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक रहा, और आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो अमेरिका ने जापान पर बमबार्डिंग किया, परमाणु बम से हमला किया, जिस कारण से जापान ध्वस्त हुआ और जापान को हार माननी पड़ी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जापान पर अमेरिका का प्रभुत्व रहा और बना रहा। इसी कारण से जापानीज को ही जनरली एशियन डेवलपमेंट बैंक का चेयरमैन बनाया जाता है, कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है। और साथ में 3 वाइस चेयरमैन हैं, एक यूएसए के हैं, एक यूरोप के हैं, एक एशिया के हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन जो कंपोजिशन है वो इस तरह से काम करता है। इसका हेडक्वार्टर को जान लो, ये मनीला में है, जो फिलीपींस की राजधानी है। मोटिव है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। आज के डेट में टोटल 68 मेंबर्स हैं इसमें एक चेयरमैन और 3 वाइस चेयरमैन होते हैं। ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्स ओसीआर, ध्यान समझना, यहां से अब खेल शुरू होता है इसका, कि जितने देश हैं उतना वोट नहीं है। वही फिर से है कि आप अपना कितना कैपिटल वहां पर जमा किए, जितना कैपिटल आप जमा कर रहे हो उसी के आपको रिस्पेक्ट में आपको वोटिंग का आपको पावर मिलेगा, और उसी के रिस्पेक्ट में आपको लोन भी मिलेगा। यानी कि ये कंप्लीट रूप से, अगर मान लो इसे डेवलपिंग कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री के लिए हम लोग बनाते, तो हम उसको पूरा राइट देते कि हाँ, आपको पूरा पावर है कि आप जितना चाहो उतना लोन हमसे लो और अपने आप को डेवलप करो। बट ये कहीं ना कहीं विकसित या डेवलप्ड देशों की सोच थी कि हम नाम तो दे रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, बट ये कहीं ना कहीं उसको रोकना है। यानी कि मान लो कि कोई अनडेवलप्ड कंट्री है, उसका मान लो कि वो कंपनी वो देश में यूएसए अपना कोई सामान बेचना चाहता है, और वो देश को पता है कि इस सामान के आने से हमारा डोमेस्टिक मार्केट पूरी तरह से खराब हो जाएगा, तो वो यहां पर आकर रोका किसी तरह से WTO में कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे या काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा के हम यूएसए के सामान को अपने देश में आने से रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि तुम्हारे सामान के आने से हमारा डोमेस्टिक मार्केट खराब हो जाएगा। वैसे कंडीशन में वो डेवलप्ड कंट्री धमकी यही देती है कि ठीक है, तुम यहां पे हमें रोक ले रहे हो, कल को जब तुम लोन लेने के लिए आओगे हमारे बैंकों के पास, ध्यान देना, वो कहती है हमारे बैंकों के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक रहे चाहे वर्ल्ड बैंक रहे, तो जब हमारे बैंकों के पास आओगे तो चूंकि वहां पर हमारा कैपिटल ज्यादा है, तो हमारा पावर ज्यादा है, हमारा वोटिंग का पावर ज्यादा है, हम वहां पर तुम्हारा लोन रुकवा देंगे। तो इस तरीके से ये कहीं न कहीं पर एशिया रीजन में जो डेवलप्ड कंट्रियां थी उसके द्वारा एक बैंक बनाया गया,
और बैंक पर पूरी तरह से प्रभुत्व अपना रखा गया कि हम चाहेंगे जैसे वैसे तुमको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये ओसीआर का जो कॉन्सेप्ट है यही लोन प्रोवाइड करती है। दो तरीके के लोन होती है, सॉफ्ट लोन, हार्ड लोन। मतलब हार्ड लोन मींस क्या हुआ, जिसमें हमने कंडीशंस जो लोन के रखे हैं वो बहुत हार्ड रखेंगे, और सॉफ्ट लोन है जिसमें कंडीशंस बहुत सिंपल होंगे। तो ओसीआर के कारण ही हम कह सकते हैं कि अब जिसमें बैंक बना होगा उसमें अमेरिका या यूरोपियन कंट्री, फ्रांस हो चाहे इंग्लैंड हो, वो डेवलप्ड कंट्री थी, तो ऑब्वियसली उनका कैपिटल ज्यादा होगा। जिसमें बैंक बना, मान लो कि 100 रुपया का ही बैंक बना, तो 100 रुपया में 50 रुपया 60 रुपया तो उन्हीं का दिया हुआ होगा, और 40 रुपया में पूरा एशिया दिया होगा। तो जब 60 रुपया उनका है तो ऑब्वियसली जब आप लोन लेने जाओगे तो उनका ही चलेगा, उनकी मर्जी ही चलेगी कि हमें जब लोन देना होगा तो देंगे और नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। तो जिस कारण से ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, या कहो कि वर्ल्ड बैंक का जो ड्रॉबैक था उस ड्रॉबैक को भी एशियन डेवलपमेंट बैंक दूर नहीं कर पाई। तो ये था हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके रिजल्ट में हमारा नया 2 बैंक और हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया एक बैंक है। तो क्यों बनाया गया, इसका जवाब तो आपको पता चलना चाहिए अब कि बनाया इसलिए गया क्योंकि यहां पर जो बना बैंक उसमें कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को ये लोग दूर करना नहीं चाहते हैं, जिसका रिजल्टेंट हुआ कि ब्रिक कंट्रियों के द्वारा भी अपना एक बैंक बनाया गया जिसका नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके अलावा भी रीजनल लेवल पर कई बैंकों की स्थापना लगातार हो रही है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक को और IMF को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस टॉपिक का।